थंडरबोल्ट्स मूवी कल थिएटर्स में आने वाली है, तो क्यों ना उससे पहले इन सारे कैरेक्टर्स की हिस्ट्री जान ली जाए। तो आज हम थंडरबोल्ट्स मूवी में अपीयर होने वाले हर एक मेजर कैरेक्टर की हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं कि ये सारे कैरेक्टर्स कौन हैं और कहां से एक साथ एक टीम में आने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थंडरबोल्ट्स मूवी को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस सब की शुरुआत होती है नवंबर 1943 में, जहां पर कैप्टन अमेरिका बकी को हाइड्रा से रेस्क्यू करता है, जिसके बाद वो साथ में काफी मिशंस में भी जाते हैं। लेकिन 1944 में बकी एक मिशन में अनफॉर्चुनेटली नीचे स्नो में गिर जाता है और कैप्टन अमेरिका के लिए वो मर गया था और बकी के स्टोन पर उस ईयर को 1944 बताया गया है। तो 1944 में उसका एक्सीडेंट होता है, बट जब वो नीचे गिरता है तो उसे सोवियत आर्म फोर्सेस एंड हाइड्रा कैप्चर कर लेती है। तो बकी यहाँ पर जिंदा तो बच गया था, लेकिन साइंटिस्ट अर्निम जोला बकी को विंटर सोल्जर में टर्न करता है एंड 1950s एंड 60s के टाइम पर हाइड्रा विंटर सोल्जर का यूज असैसिनेशन के लिए करती है, लेकिन फिर उसे फ्रीज कर दिया जाता है। नाउ आ जाते हैं लेट 1980s में, जहाँ पर एवा स्टार जो कि आगे चलकर घोस्ट बनती है, उसके पेरेंट्स को हम देखते हैं जो क्वांटम टनल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते टाइम मारे जाते हैं। एंड सैडली किड एवा उन क्वांटम पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आती है और इन्फेक्ट हो जाती है, जिसके बाद उसे वहां पर रबल से उठाया जाता है और उसकी देखभाल करता है बिल फोस्टर। अब आ जाते हैं दिसंबर 1991 में, और भले ही ये व्हाट इफ का एपिसोड है, लेकिन ये उस नेक्सस पॉइंट से पहले का इवेंट है जिससे ब्रांच टाइमलाइंस का क्रिएशन हुआ था। सो इट मींस कि यहाँ पर हम एक्चुअल सेक्रेट टाइमलाइन के बारे में ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ड्रेकॉफ को देखते हैं जो रेड गार्डियन को एक असाइनमेंट देता है। रेड गार्डियन कहता है कि ड्रेकॉफ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुम चाहते हो कि मैं ओहायो में एज अ डेटा इनपुट मैनेजर अंडरकवर होकर काम करूँ। और ड्रेकॉफ कहता है सीनियर डेटा इनपुट मैनेजर। तो ये वही मिशन है जिससे हम आगे ब्लैक विडो मूवी के टाइम पर देखने वाले हैं। बट यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ड्रेकॉफ एक अमेरिकन स्लीपर एजेंट रूक के साथ काम कर रहा है, जिसके पास एक हाई वैल्यू टारगेट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक कि हम उसे कार्पॉव नाम के एक पर्सन के साथ बात करते हुए देखते हैं, जो कि वही पर्सन था जो सिविल वॉर मूवी में विंटर सोल्जर को अनफ्रीज करता है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। 16 दिसंबर 1991 को हावर्ड एंड मारिया स्टार्क को मारा जाता है। तो विंटर सोल्जर यहाँ पर रिएक्टिवेट हो जाता है और हावर्ड एंड मारिया स्टार्क को मारने के मिशन पर जाता है। हालांकि व्हाट इफ एपिसोड में नेक्सस पॉइंट के बाद ब्रांच टाइमलाइन के फॉर्मेशन होने के बाद हम देखते हैं कि रेड गार्डियन ओहायो नहीं जाता, बल्कि वो बकी के साथ टीम अप कर लेता है। एंड मैंने इन दोनों की बात यहाँ पर इसलिए की क्योंकि व्हाट इफ में इन दोनों का डुओ कमाल का था। तो ये हिंट देता है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में ये डुओ कितना अमेजिंग होने वाला है। अब हम आते हैं समर 1995 में, जो कि ड्रेकॉफ के रेड गार्डियन को भेजे गए मिशन का एंड है। 1995 में ओहायो में हम देखते हैं कि रेड गार्डियन इस मिशन पर अपनी फेक वाइफ मलेना वोस्टकोव के साथ है और उसकी दो फेक डॉटर्स भी यहाँ पर हैं। ये छोटी वाली येलेना है एंड ब्लू हेयर वाली नताशा। तो उनका मिशन यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर रेड गार्डियन उनसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन हम एक एडवेंचर पर जाएंगे। इसीलिए उन्हें ओहायो से वापस आना पड़ता है और वो ड्रेकॉफ से मिलने वापस आते हैं, जहाँ रेड गार्डियन ड्रेकॉफ से कंप्लेन भी करता है कि वो वहाँ 3 साल से है। बिकॉज याद रखिए ये मिशन लेट 1991 में स्टार्ट हुआ था और अब 3 साल बाद फाइनली ये खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे इमोशनल पार्ट ये था कि इसके बाद नताशा एंड येलेना को रेड रूम में भेज दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम 2000s में, जहाँ पर हम एवा घोस्ट को उसके कंटेनमेंट सूट में देखते हैं, जिसकी हेल्प से वो उस क्वांटम एनर्जी को हैंडल कर सकती थी जिससे वो इफेक्ट हुई थी, और अब वो शील्ड के लिए मिशंस पर वर्क करती है। तो ये चीज ये भी एक्सप्लेन करती है कि सीक्रेट इन्वेजन में उन्हें घोस्ट का डीएनए कैसे मिला, इसीलिए क्योंकि वो शील्ड के लिए काम कर रही थी। एंड अब हम 2008 में हैं, जहाँ पर ब्लैक विडो का फेमस बुडापेस्ट ऑपरेशन प्लेस लेता है। उसका मिशन था ड्रेकॉफ को मारना, लेकिन लास्ट मिनट पर उसे ये रियलाइज होता है कि ड्रेकॉफ की डॉटर भी उसके साथ वहाँ पर है। लेकिन फिर भी वो मिशन को कंप्लीट करती है, एक्सप्लोजन करती है और ड्रेकॉफ और उसकी डॉटर एंटोनिया को मार देती है। बट आगे हम उन्हें दोबारा देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं 2009 में। नताशा स्टीव को समझाती है कि 5 साल पहले उसका सामना विंटर सोल्जर से हुआ था और उसने उसे गोली मारी थी। और ये कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी से 5 साल पहले की बात है, बिकॉज ये मूवी स्प्रिंग 2014 में प्लेस देती है। यहाँ हाइड्रा का खात्मा होता है, बकी वापस आता है और मूवी के एंड में वो अपनी ब्रेन वॉशिंग से फाइट कर रहा होता है। अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रा का एंड हो चुका था, तो इसका मतलब ये है कि एवा की देखभाल करने वाला अब कोई नहीं था, इसीलिए वो बिल फोस्टर के पास वापस चली जाती है। और साथ में हम बकी को स्मिथसोनियन एग्जिबिट में जाते हुए देखते हैं, जिसमें बताया गया था कि उसकी डेथ 1944 में हो गई थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे बकी अपनी मेंटल कैपेसिटी को वापस गेन करना शुरू कर देता है। एंड अब हम बढ़ते हैं स्प्रिंग 2016 में, जहाँ पर हम सिविल वॉर के इवेंट्स को देखते हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी बकी के अराउंड ही घूमती है, बिकॉज उसी की वजह से मूवी के फाइनल सीन में कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन की फाइट होती है, क्योंकि उसने आयरन मैन के पेरेंट्स को मारा था और स्टीव उसका बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन मूवी के एंड में बकी वकांडा में अपनी थेरेपी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो हाइड्रा के ब्रेन वॉशिंग को परमानेंटली हटाने वाले थे। वहीं समर 2016 में हम देखते हैं कि येलेना अब उस माइंड कंट्रोल से फ्री हो चुकी है, जो उस टाइम पर उसके ऊपर डाला गया था जब वो रेड रूम में भेजी गई थी। और जो उसे इससे फ्री करती है, वो उससे कहती है कि तुम्हें बाकियों को भी फ्री करना होगा। तो ये अब येलेना का मिशन बन गया था कि उसे अपनी सिस्टर्स अदर ब्लैक विडोज को भी ड्रेकॉफ के माइंड कंट्रोल से फ्री करना है।
और इसी मिशन के दौरान उसके डैड रेड गार्डियन को भी वो जेल से फ्री करते हैं जिसे ड्रेकॉफ ने कैप्चर करके रखा था, जहाँ रेड गार्डियन अपने ग्लोरी डेज को याद करता है, अपने टॉय फिगर को देखता है और चाहता है कि वो अपने ग्लोरी डेज में वापस लौट सके। तो जब ये पूरी फैमिली यहाँ पर यूनाइट होती है तो रेड गार्डियन अपनी फेक डॉटर हेलेना से मिलता है और कहता है कि बैठ जाओ, लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ कहना है, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये सब कुछ फेक था, उसके लिए वो ही उसकी रियल फैमिली है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे ग्लोरी डेज की परवाह है। तो रेड गार्डियन फिर से एक रिस्पेक्टेड हीरो बनना चाहता है जिसका पार्ट हम थंडरबोल्ट्स में दिखने वाले हैं। लेकिन फिर रेड गार्डियन अमेरिकन पाइन गाना शुरू कर देता है और ये गाना येलेना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था जब वो एक छोटी बच्ची थी, और फिर वो दोनों इसे साथ में गाने लगते हैं। तो येलेना एंड रेड गार्डियन बायोलॉजिकल फादर एंड डॉटर नहीं है, बट उनका बॉन्ड उससे भी बढ़कर है। फिर यहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ टेबल पर बैठती है जिनका गोल था ड्रेकॉफ को मारना, लेकिन उससे पहले उन्हें टास्क मास्टर को मारना था और हमें पता चलता है कि टास्क मास्टर एक्चुअली एंटोनिया है, वो एक्सप्लोजन में मरी नहीं है। लेकिन अब ड्रेकॉफ ने उसका माइंड कंट्रोल कर लिया है और उसे टास्क मास्टर का सूट पहनने के लिए फोर्स कर दिया है, जिसकी हेल्प से वो किसी भी ओपोनेंट के मूव्स को कॉपी कर सकती है। लेकिन एंड में वो रेड रूम को डिस्ट्रॉय करके ड्रेकॉफ को मारकर उसे भी माइंड कंट्रोल से फ्री कर देते हैं, और सारी फॉर्मर ब्लैक विडोज यहाँ पर मिलकर उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हम उसे अपने साथ ले जाएंगे। फिर हम मेलेना, रेड गार्डियन, टास्क मास्टर और फॉर्मर ब्लैक विडोज को यहाँ से जाते हुए दिखते हैं जो अब फ्री हो चुके थे। लेकिन उससे पहले नताशा येलेना को अपना फाइनल मैसेज देती है और कहती है कि ड्रेकॉफ ने पूरी दुनिया में विडोज को इम्प्लांट किया है, बट उसे उन्हें बताना होगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो एक बार फिर से नताशा येलेना को अदर विडोज को फ्री करने का मिशन देती है जो कि ड्रेकॉफ के कंट्रोल में अब भी थे, और एंड में रेड गार्डियन, मेलिना, येलेना, टास्क मास्टर एंड अदर विडोज यहाँ से टेक ऑफ करते हैं। सो रेड गार्डियन एंड टास्क मास्टर को हम थंडरबोल्ट्स मूवी से पहले आखिरी बार जून 2016 में देखते हैं। अब हम आते हैं फॉल 2016 में। होमकमिंग मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एवेंजर्स टावर बेच दिया गया है, टोनी स्टार्क ने इसे बेच दिया है और वो इस फैसिलिटी को कहीं दूसरी जगह पर रिलोकेट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली थंडरबोल्ट्स मूवी में हम ये जानेंगे कि ये टावर किसने खरीदा, जो कि ऑब्वियसली बेल है। नाउ 2018 में हम देखते हैं कि शूरी ने बकी की ब्रेन वॉशिंग कम्प्लीटली रिमूव कर दी है और अब वो फुली फ्री हो चुका है, और साथ में स्प्रिंग 2018 में घोस्ट अटैक करना शुरू कर देती है और चाहती है कि उसकी इलनेस का क्योर किया जा सके। और साथ में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जेनेट वैन डाइन को क्वांटम रियम से रेस्क्यू कर दिया गया है। तो ये काफी अच्छा मौका था कि वो अपने क्वांटम रियम से लाए गए हीलिंग पार्टिकल्स को घोस्ट को दे सके। तो वो घोस्ट की हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करती है, बट वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो अलग हो जाते हैं और घोस्ट बिल फोस्टर के पास वापस चली जाती है। हालांकि एंटमैन एंड द वॉस्प के एंड में हम देखते हैं कि एंटमैन घोस्ट के क्योर के लिए कुछ हीलिंग पार्टिकल्स लेने क्वांटम रियल में एंटर करता है, तो वो उसे हील करने के लिए तैयार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता, जिसकी बात हम आगे करेंगे। और स्प्रिंग 2018 में हम ये भी देखते हैं कि येलेना ब्लैक विडो को फ्री करने के अपने मिशन को जारी रखे हुए है। वो एक विडो को पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो ड्रेकॉफ के माइंड कंट्रोल में नहीं थी, वो सब कुछ अपनी खुद की मर्जी से कर रही थी, जो उनसे कहती है कि मैं वो काम कर रही हूँ जिसमें मैं बेस्ट हूँ, मैं मनी के लिए किलिंग करती हूँ। और यहाँ पर येलेना को ये रियलाइज होता है कि उसके पास करने के लिए भी बस यही काम है, लाइक वो अपनी स्किल्स का यूज करने के अलावा और क्या कर सकती है। और यही रीजन है कि हम उसे वेल के लिए काम करते हुए देखते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा स्प्रिंग 2018 में थैनोस के अगेंस्ट एवेंजर्स का बैटल होता है एंड बकी जो हील होकर ऑलरेडी वकांडा में है, अब उसके पास एक न्यू आर्म है और वो लड़ने के लिए तैयार है। और उसका ये न्यू आर्म इतना अमेजिंग है कि रॉकेट इसे देखकर कहता है कि हाथ के लिए कितना, और बकी उसे देखता है कि ये बिकाऊ नहीं है, और रॉकेट भी लाइक की कोई बात नहीं, मैं इसे ले लूंगा। बट इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग में थैनोस स्नैप करता है, हाफ ऑफ द यूनिवर्स को वाइप आउट कर देता है। इट मींस कि बकी भी ब्लिप हो गया था, येलेना भी ब्लिप हो गई थी, और अनफॉर्चुनेटली एंटमैन की फैमिली भी ब्लिप हो गई थी। अब स्कॉट को बाहर निकालने वाला कोई था नहीं, तो स्कॉट क्वांटम रियल में ही ट्रैप हो जाता है और घोस्ट के लिए हीलिंग पार्टिकल्स बाहर नहीं ला पाता। तो थंडरबोल्ट्स मूवी से पहले घोस्ट हमें आखिरी बार मई 2018 में देखने को मिली थी, लेकिन इसी बीच हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली हैं, बिकॉज थंडरबोल्ट्स के रीसेंट इंटरव्यू में घोस्ट की एक्ट्रेस हैना जॉन कामेन ने ये कहा है कि घोस्ट अब कमजोर नहीं है, अब वो डेथ से डरती नहीं है, क्योंकि जेनेट वैन डाइन ने उसे क्वांटम एनर्जी दे दी है और अब वो कॉन्फिडेंट है और अपने बेस्ट फॉर्म में है। इट मींस कि सबके ब्लिप से वापस आने के बाद उन्होंने घोस्ट को उसके हीलिंग पार्टिकल्स वापस दे दिए थे। तो आई थिंक मूवी में इस चीज को एड्रेस किया जाएगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि घोस्ट अब भी जिंदा कैसे है। शायद हो सकता है कि घोस्ट भी ब्लिप हो गई हो और इसी वजह से वो 5 साल तक जिंदा रह पाई। बात हो रही है ब्लिप की, तो अब बढ़ते हैं 2023 में, जहां पर एंड गेम में हमें टाइम हाइस्ट देखने को मिलता है, अर्थ का जायंट बैटल देखने को मिलता है, और बकी भी इस बैटल में मौजूद था, क्योंकि हल्क यहाँ पर स्नैप रिवर्स करके सबको वापस ला गया था और आयरन मैन ने साथ में स्नैप करके थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को मार दिया था। तो यहाँ हल्क के स्नैप से येलेना भी वापस आती है और वो पूछती है कि क्या आप नताशा को ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे उसे बताना है कि मैं ठीक हूँ। बट फिर उसे ये बैड न्यूज मिलती है कि नताशा मर चुकी है।
2023 में हम ये भी देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका सैम को अपनी शील्ड देता है और यहाँ से स्प्रिंग 2024 में फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर्स के इवेंट शुरू होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बकी का आर्म डिटैचेबल है, कूल राइट? बट साथ में सैम कैप्टन अमेरिका की शील्ड यहाँ पर छोड़ देता है और गवर्नमेंट इसे इमीडिएटली जॉन वॉकर को देती है, जो कि न्यू कैप्टन अमेरिका बनता है। हम देखते हैं कि जॉन वॉकर यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड लमार हॉस्किंस के साथ एक मिलिट्री हीरो है और यहाँ पर वो लमार से कहता है कि वो सुपर सोल्जर सीरम लेने वाला है। तो यहाँ पर जॉन वॉकर भी सुपर सोल्जर बन जाता है, बट ये उसके माइंड के साथ गड़बड़ करता है और जब लमार को एक फ्लैग स्मैशर मार देता है तो वो इसका रिवेंज लेने के लिए फ्लैग स्मैशर को अपनी शील्ड से जान से मार देता है। एज अ रिजल्ट उसे कैप्टन अमेरिका की पोजीशन से हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे वेल आकर मिलती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान है, मेरे कांटेक्ट में रहना। और फिर समर 2024 में हम देखते हैं कि जॉन वॉकर फ्लैग स्मैशर्स को डिफीट करने के लिए हेल्प करने के लिए फिर से तैयार है और वो यूएस एजेंट बन जाता है, क्योंकि वेल उसे इसके लिए ऑफिशियली पे करती है। और सीरीज में हम देखते हैं कि बकी अपने बुरे कामों की भरपाई करने के लिए उन लोगों से मिलता है जिन्हें उसने तकलीफ पहुंचाई है। मोस्टली वो उन लोगों से मिलता है जिसे उसने हाइड्रा के कंट्रोल में आकर परेशान किया था। और ऐसा लगता है कि सीरीज के एंड में वो काफी अच्छी मेंटल स्टेट पर पहुंच गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे उसके वाइब्रेनियम आर्म के साथ प्ले कर रहे होते हैं और बकी हंस रहा होता है। तो यहाँ जुलाई 2024 में थंडरबोल्ट्स मूवी से पहले यूएस एजेंट को लास्ट टाइम हम देखते हैं। देन हम आते हैं दिसंबर 2024 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि येलेना ने एक्चुअल में वेल के लिए एज अ पेड असैसिन काम करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे हॉलिडे टाइम पर परेशान नहीं करना चाहिए था वेलेंटीना, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। लेकिन वेल यहाँ पर कहती है कि शायद तुम अपनी सिस्टर के मौत के जिम्मेदार आदमी को मारना चाहोगी, और वेल उसे यहाँ पर हॉकाई को मारने के लिए हायर कर लेती है। और एक्चुअल में ये केट बिशप की मदर एलेनर बिशप थी जिन्होंने ये कॉल किया था, जो शायद किंगपिन के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान करती होगी। तो ये देखना भी फ्यूचर में काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किंगपिन एंड वेलेंटीना साथ मिलकर काम कर रही हैं। बट यहाँ पर हॉकाई को मारने का प्लान एलेनर बिशप का था। फिर येलेना हॉकाई को मारने का ट्राई करती है, हमें काफी अच्छी खासी फाइट यहाँ पर देखने को मिलती है। बट एंड में येलेना को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर हॉकाई की कोई गलती नहीं है, नताशा ने अपनी डेथ खुद चूज की। एंड सैडली येलेना यहाँ से चली जाती है। तो थंडरबोल्ट्स मूवी से पहले दिसंबर 2024 में येलेना हमें आखिरी बार देखने को मिलती है। अब स्प्रिंग 2025 में आ जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वेल CIA की डायरेक्टर है और ये है उसका एक्स हस्बैंड एवरेट रॉस। और हम देखते हैं कि वेल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वकांडा को डिस्टेबल करने का ट्राई कर रही है, क्योंकि उसे वहाँ का वाइब्रेनियम चाहिए। एवरेट रॉस उससे कहता है कि व्हाट इफ पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वकांडा में वाइब्रेनियम हो। वेल कहती है यही तो मैं चाहती हूँ। सो वेल को हम थंडरबोल्ट से पहले आखिरी बार मई 2025 में देखते हैं। नाउ दिसंबर 2025 में हम देखते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल में नेब्यूला रॉकेट को एक गिफ्ट देती है, जो था बकी का वाइब्रेनियम आर्म। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बकी को उसका आर्म रॉकेट ने कब और कहां वापस दिया। अब आ जाते हैं अप्रैल 2027 में। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रॉस सैम को एवेंजर्स को रिबिल्ड करने के लिए कहता है। हालांकि ऐसा भी हुआ नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें थंडरबोल्ट्स मूवी में होती हुई दिख सकती है। एंड ऑब्वियसली बकी भी इस मूवी में अपीयर होता है। वो सैम से मिलने आता है और हमें पता चलता है कि बकी को फ्यूचर कांग्रेसमैन कहा जा रहा है। हालांकि अभी वो कांग्रेसमैन नहीं है, बट देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स मूवी में वो कांग्रेसमैन बन पाता है या नहीं। तो बकी को हम थंडरबोल्ट्स से पहले आखिरी बार अप्रैल 2027 में देखते हैं। एंड बात करें बॉब की, तो अभी हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि इस कैरेक्टर को कहां से सेटअप किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफी टाइम से वहां एग्जिस्ट करता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। एंड ये कितना क्रेजी है कि रेड गार्डियन को हमने आखिरी बार जून 2016 में देखा था और बकी को अप्रैल 2027 में। एंड आई थिंक थंडरबोल्ट्स मूवी कम से कम मई 2027 से स्टार्ट होगी, बिकॉज यहाँ इस इवेंट में पीछे इस पोस्टर पर लिखा हुआ है ऑनरिंग द फॉलोइंग हीरोज बैटल ऑफ न्यूयॉर्क, जो कि मई 2012 में हुआ था और ये उस इवेंट की 15th एनिवर्सरी है। सो गाइस, ये था थंडरबोल्ट्स के सारे मेजर कैरेक्टर्स का होल रिकैप। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।